उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है और ऐसे में नंदानगर का शेरा गांव है जो पूरी तरीके से इस तबाही की चपेट में है। तबाही के केंद्र में भी आप कह सकते हैं यही शेरा गांव, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों के घर, गौशालाएं सब सैलाब की चपेट में आए हैं। पानी के साथ साथ मलबा आया है बहकर और वो मलबा जो है वो लोगों के घरों को तबाह बर्बाद कर रहा है। पानी की तेज धार में खेत बर्बाद हो गए हैं। जिस शेरा गांव में बादल फटा वहीं पर एबीपी न्यूज पहुंचा है। हमारे कैमरे में तबाही का मंजर कैद हुआ है। ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है, लेकिन स्थानीय बता रहे हैं कि दरअसल जहां बादल फटा वो और ऊपर की तरफ हिस्सा है और वहां तक तो अभी प्रशासनिक अमला भी नहीं पहुंच पाया है। अभी तो ये तेज सैलाब बहता हुआ जो नीचे की तरफ आया है उससे जो नुकसान हुआ है उसी की तस्वीरें इतनी डरावनी, इतनी भयावह है। आपको यहीं लेकर चलेंगे चमोली, जहां बादल फटा है। हमारे सहयोगी दीपक रावत वहीं पर मौजूद है। और दीपक, जरा दिखाइए किस तरीके के तबाही के निशान यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और अभी भी ये पानी का जो तेज वेग है वो डरा रहा है। दीपक, जी बिल्कुल रोमाना, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं इस वक्त दिखाने के लिए खड़ा तो ज़रूर हूँ, लेकिन इस पानी को देख के इतना डर लग रहा है कि फ्लो पानी का कब भीतर की तरफ आ जाए और यहाँ आसपास के तमाम लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाए, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है यहाँ के लोगों के लिए। हालांकि लोग अपने सामान को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों का जो घर का बड़ा हिस्सा था वो बह गया, गौशालाएँ बह गई, कई सारे यहाँ पर उनके पशु थे वो उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि घर में जो सामान बच गया है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। हालांकि ये भी खतरनाक है, इन लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाइए, लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं, क्योंकि ये देखना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जहाँ पर बच्चे खेलते थे, ये लोग बैठा करते थे, वो जगह, वो पूरा चौक जो है वो बह कर चला गया। सामने एक बड़ा मकान का हिस्सा बह गया, अंदर की दीवारें बह गई, खेत जो वहाँ पर हुआ करते थे, जहाँ पर ये खेती करते थे वो हिस्सा चला गया, आगे गौशालाएं हुआ करती थी वो हिस्सा चला गया। और मुश्किल यही खत्म नहीं होती है, मुश्किल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो बाकी का जो हिस्सा है घर का उसमें दरारें आ गई हैं। देखिए सामने का एक हिस्सा और है घर का, उसमें आधा हिस्सा जा चुका है, वो कभी भी ढह सकता है। ये इतना बड़ा मकान जो आप देख रहे हैं इसके भीतर तक पानी घुसा हुआ है, जिसमें लोगों को इस बात का डर है कि यहाँ अब रहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पानी का फ्लो बिल्कुल थम नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ये पानी जो है वो अंदर के हिस्से को कटान करते हुए सीधा अंदर घुस रहा है। यहाँ लोग हैं, उनसे लगातार बात करने की कोशिश करें। अम्मा, कितने बजे रात को हुआ था, तब कहाँ थी आप? हम 2 बजे से ये बारिश रात भर चलती रही। 3 बजे से बादल फट गया था। हम जंगलों में चले गए थे, फिर जंगलों में हम बताइए। जंगलों में चले गए थे, बच्चों को लेके भी चले गए थे। सुबह हम 5 बजे यहाँ आए तो हमारा घर ही बह गया, कमरा ही बह गया। हम इतने साल से यहाँ परेशान होते जा रहे, 4 साल हो गए हम, तब से हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा। शासन प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रही। हम कहाँ तक जाए, क्या करें? हमारा गांव ही बह गया, घर ही बह गया, हम जाए पर जाए कहाँ? कुछ तो हमारा कुछ शासन प्रशासन तो सुनो। एक बार मैं फिर से इनके घर की तस्वीर दिखा देता हूं कि आखिर इनको क्यों भागना पड़ा होगा। ये देखिए आप, घर के भीतर पानी एकदम भर गया है, लबालब पानी भरा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर इनका बेड हुआ करता था। सोचिए जब रात को पानी भरा, बादल फटा और पानी भीतर की तरफ आया होगा तो इन लोगों का क्या यहाँ पर इस वक्त कितने मुश्किल हालात रहे होंगे। पूरा का पूरा जो सामान है वो तहस नहस हो चुका है। ये बेड था, बेड भी गीला हो चुका है, इसके ऊपर का सामान हालांकि ये लोग ले जा चुके हैं। एक बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा है, ये अंदर से सामान जो है ये बह के कई बार बाहर आ गया है। ये लोग तमाम अपना सामान देखिए यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब डर है कि ये जो मकान है जो बिल्कुल जद में है इस वक्त इस नदी के, ये देखिए तमाम लोग यहाँ से भागते हुए अपने सामान को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हालात बन चुके हैं। इनका ये कहना है कि बादल तो कल रात को फटा, उसने जो नुकसान किया वो तो किया, लेकिन आगे और नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऊपर से पानी का बहाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये गाँव की महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, देखिए अपना सारा सामान यहाँ से ले जाते हुए, क्योंकि अब डर बहुत ज़्यादा है कि कब यहाँ पर बड़ी तबाही हो सकती है। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग सामान? हम ऊपर ले जा रहे हैं। और कहाँ? जंगलों की तरफ? हाँ, जंगल में मकान है ना एक, वहाँ पुरानी, वहाँ रख रहे हैं। मकान में हाँ, उसमें रख रहे हैं। डर है कि यहाँ बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, यहाँ डर है। यहाँ रोड के ऊपर रखा है ना अभी सामान। हमारे इस मकान को खतरा है। यहाँ से सारे मतलब जितनी सारी मकान है हमारी, अगले साल भी हमारी 2 मकानें ढली। उस समय भी प्रशासन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब सर वोट मांगने की बारी आती है तब जनता याद आ जाती है। इस समय हमारे लिए कोई शासन प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं है। हमारा भी तो कोई होगा। हमारे लिए नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बना गया, हमारे लिए कोई शासन नहीं बना गया। हम क्या है, जानवर, हमारे जानवर अंदर मर रहे हैं।
हम लोग अपनी जान पे बस खेल कर उन जानवरों को बचा रहे। नीचे वहाँ पे मेरी ये चाचा लोगों की मकान है, नीचे पे मेरी मकान की पूरी पुश्त जा चुकी है। अगले साल इनकी मकान ढही, उसका कुछ नहीं हुआ। जब रात को ये हुआ तो बच्चों के साथ भागना बड़ा मुश्किल नहीं रहा? क्यों नहीं सर, हमारे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास छोटे बच्चे, हम ऊपर जंगलों में रहे रात को, हमारी गाय भैंस पानी में अंदर पानी में फंस रहे। सुबह हमने कुछ को तो हमने रात को बाहर निकाल दिया। हमारे घर के जो हमारे बड़े आदमी हैं, मतलब जेंट्स हैं, वो लोग सब बाहर हैं, कोई कहीं अपने काम से, बच्चे लोग हमारे, हम सिर्फ लेडीज हैं और छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं। हमारे साथ सारे बच्चे हैं, हमारे आदमी हम तो ऐसे हैं कि हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं। ये देखिए, एक महिलाएं जो है स्थिति बता रही हैं, यहाँ हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल सिंह गोसाई है भाई साहब। सर, ये बताइए कि ये स्थिति क्या इस साल ही बनी है या पहले भी होती रही है? क्योंकि आज तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, भागना पड़ रहा है गाँव वालों को। गाँव वालों को भागना पड़ता भाई साहब। ये जो है कि पहले से इतना नहीं था, हालांकि बरसात में नाले आते थे, मगर ये जो है कि 2-3 सालों से जो इस तरीके से ये ऊपर एक NPC का सड़क का काम चल रहा है ना, मूख मल्ला, उसका मलबा जो है इसको फ्लैट बना के आ रहा है। उसके बाद जैसे बादल फट रहा है, तो ये लगभग 23 में भी यहाँ बादल फटा था, 23 में भी आया था, स्थानीय सांसद यहाँ आया था, विधायक जी यहाँ आए थे, जिला प्रशासन आए थे, मगर इन्होंने जो है कि कहा था कि भाई 3 करोड़ का लगभग समथिंग का एस्टिमेट इन्होंने शासन को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी ये अनुरोध है, गुहार है, इसके दोनों तट बांधों पर जो है इसके सुरक्षा के तट बांध किए जाए, ताकि लोग, स्थानीय लोग। अभी क्या हो रहा है सर, क्योंकि पानी तो लगातार आपके गाँव की तरफ बढ़ रहा है, क्या कोई प्रशासनिक आदमी आया है इसको ठीक करने? प्रशासन से नायब तहसीलदार राकेश देवली जी आ रखे हैं, आगे गए हैं, जहाँ से बादल फटा है वहाँ गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर अभी तो बरसात शुरू हो रही है ना, अभी सावन लगाने, और सावन सावन भादों में ये होता था, मगर आज जो है कि आषाढ़ में ही ऐसे हो रहा है, तो आगे की स्थिति आप जान सकते हैं कि क्या हो सकती है। ये इनका कहना है कि अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है पहाड़ों में, और तब ये हालात हैं, और आप समझिए कि गांव का गांव खाली करना पड़ा है, पूरा का पूरा घर जो है वो पानी से भर गया है। ये स्थिति मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि ताकि प्रशासन भी यहाँ तक पहुँचे, इन लोगों की मदद करे, क्योंकि अब इस गाँव का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो बाढ़ की चपेट में है। पानी लगातार अंदर घरों की तरफ बढ़ता जा रहा है, कई घरों में दरारें आ चुकी हैं, कुछ घर के बड़े बड़े हिस्से ढह चुके हैं, सिर्फ सरिया दिखाई दे रहा है उन मकानों का। तो ये लगातार स्थिति हम दिखा रहे हैं कि पहाड़ों में बारिश के दौरान बादल फटने और इसके बाद की स्थिति देखिए कि जगह जगह की सड़कें टूट जाती हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ जगहों पर इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि लोगों को अपना पूरा गाँव, अपना मकान खाली करना पड़ रहा है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ। तो ये तस्वीरें लगातार जो हमारे सहयोगी दीपक रावत दिखा रहे हैं, वाकई में ये तस्वीरें डरा रही हैं, दहशत पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी तो ये पानी का बहाव लगातार ऊपर से आ रहा है और मध्यम पड़ने की बजाय बीच बीच में और तेज होता हुआ नजर आता है, जैसा कि अभी दीपक अपनी रिपोर्ट में हमें दिखा भी रहे थे। दीपक, ये जो तबाही हुई है और खासतौर से घरों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ जहां आप मौजूद हैं वो जो घर के भीतर पानी भर गया है, जरा उसकी तस्वीरें अगर आप दिखा पाए दर्शकों को, जिससे अंदाजा हो सके कि कितना नुकसान यहाँ पर है। और ये जो आपके बिल्कुल नजदीक वो आधी टूटी हुई दीवार दिख रही है, यहीं से जरा शुरुआत कर दीजिए। कैसे, जिस जगह आप खड़े हुए हैं, पहले यहाँ पर एक कमरा था, किचन था, जो कि परिवार के लोग बता रहे हैं, और सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। जी बिल्कुल, सब कुछ बहा कर ले गया, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी ऊपर से नीचे ला रहा है। ये आप देखिए, पहले ये देखिए, ये वो बड़े बड़े पत्थर है जिनसे ये दीवारें बनाई गई थी। जो दीवार आप देख रही हैं टूट गई है। आप सोचिए कि इतने हैवी पत्थर जिनसे ये दीवारें यहाँ बनाई जाती हैं, उसको तक तोड़कर चला गया है पानी। तो आप समझिए कि पानी कितना ज़्यादा इस पानी में प्रवाह है। ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ये दीवार जो है सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, यहाँ से बल्कि आगे जो आपको सामने की दीवार नज़र आ रही है, टूटा हिस्सा, वहाँ तक दीवार थी। यानी इनका पूरा चौक था, किचन हुआ करता था, कमरा हुआ करता था, जिस कमरे में वो रहते थे। लेकिन गनीमत ये रही कि जब बादल फटने की आवाज़ आती है, काफ़ी भयानक आवाज़ होती है, लोगों को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए लोग तुरंत ऊपर की तरफ, जंगलों की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ये लोग ये पहली बार नहीं झेल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें पहाड़ के लोग हर साल बरसात में झेलते हैं, इसलिए इनको इतना अंदाज़ा है कि जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो उसका मतलब कुछ बड़ा, कुछ भयानक होता है। ये आप देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ
ये यहाँ पर भी एक दीवार हुआ करती थी, क्योंकि ये घर की दीवार है, इस दीवार को भी तोड़ दिया है। हालांकि लकड़ी का पट्टा इसलिए लगाया गया है ताकि जो पानी है उसके बहाव को रोका जा सके, ये पानी अंदर ना आए। उसके बावजूद भी एक बार फिर से मैं कमरे के भीतर की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। देखिए पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अगर मैं जाऊँ तो ये पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ता चला गया तो यहाँ आप सोचिए कि अब कितना मुश्किल हो जाएगा। ये घर कभी भी ढह सकता है। इस घर के अंदर का एक और कमरे में मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये देखिए यहाँ इनका सामान था, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये बेड पड़ा हुआ है, यहाँ बिखरा पड़ा है पानी। यहाँ दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर भी पानी की स्थिति है। देखिए चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, दलदल भरा पड़ा है। तो स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। इसीलिए गांव वालों को खुद एहतियातन वो सोच रहे हैं कि इस यहाँ से सामान खाली कराया जाए और बिस्तर लगा हुआ है। दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। बाहरी की तरफ रहिए, क्योंकि जब आप अंदर घर में जा रहे हैं तो वहां पर दिक्कत आ रही है। जी दीपक। जी रोमाना, तो ये मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि आखिर इनको क्यों यहाँ से छोड़कर भागना पड़ रहा है। कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। सर आबादी कितनी है गांव? लगभग ये आबादी यहाँ की लगभग 100-200 की आबादी है। 200 की आबादी 200 की आबादी है। मगर इस शेरे गांव में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं खुद मिला। मैंने कहा अगले साल जो बादल फटा था, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसा स्वीकृत कर दें। उन्होंने कहा कि महिपाल जी मैं जल्द करूंगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। मेरा विशेषकर अनुरोध है माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी से कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जल्द जो है इसके उपचार किए जाएँ, ताकि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। तो सुरक्षित रहने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन बादल पहली बार फटा है और उसने इतना नुकसान पहुंचाया है कि सामान पूरा तहस नहस हो चुका है। घर का आधा हिस्सा तो जा ही चुका है, जो आधा बचा है वो कभी भी ढह सकता है। ये स्थिति देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए। तो आप ये पूरे गाँव का हिस्सा है। यहाँ पर एक पंचक्की भी हुआ करती थी जो गाँव वाले बता रहे हैं, वो भी पूरी की पूरी डूब चुकी है। तो ये स्थिति है कि पूरा गाँव एक जगह पर इकट्ठा है सामान ले जाने के लिए, और लगातार पानी का जो बहाव है वो अंदर की तरफ कटान कर रहा है, यानी कि गांव की तरफ आ रहा है। और यही सबसे बड़ा डर जो है वो बना हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए, ऊपर से भी लोग निकल कर आ रहे हैं, अपना सामान ले जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब तक पानी भीतर की तरफ बढ़ता है उससे पहले जितना सामान यहाँ से निकाल सकें निकाल कर ले जाएं। तो ये कवायद यहाँ पर चल रही है, लेकिन हालात बेहद खतरनाक इस जगह पर रुमाना। 4 दिन पहले 4 जुलाई की तारीख थी। कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बिहार पटना में। जैसे ही खेमका अपनी कार से उतरकर घर में दाखिल होने वाले थे, अचानक एक हेलमेट पहने शूटर तेजी से उनकी ओर झपटता है, पिस्तौल उनसे सटाता है और नजदीक से उन पर गोली दाग देता है। ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है और खत्म हो जाती है गोपाल खेमका की जिंदगी, जिसके बाद बिहार की राजनीति में उबाल है, और ऐसा उबाल कि लगातार सियासी वार पलटवार जारी। लेकिन पुलिस और नीतीश सरकार ने अब राहत की सांस ली, क्योंकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी विकास उर्फ राजा को पुलिस ने मार गिराया। मुठभेड़ पटना सिटी के माल सलामी इलाके में हुई है। पुलिस दावा कर रही है राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची। उसके तार शूटर उमेश से जुड़े हुए हैं। उमेश की गिरफ्तारी सोमवार को हो गई थी, और जिस जगह पर यह इनकाउंटर हुआ वो ईंट भट्टी है, सुनसान इलाका है। मौके से पुलिस को पिस्तौल, खोखा सब बरामद हो गया है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब तक इस केस में कुल 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई। शूटर उमेश यादव से 1 लाख रुपए में यह सौदा तय हुआ था। 25,000 रुपए एडवांस दिए गए। शक यह है कि जेल में बंद गैंगस्टर ने यह पूरी साजिश रची थी। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की भी तैयारी में है पुलिस, लेकिन फिलहाल 4 आरोपी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त हम पटना के माल सलामी इलाका में मौजूद हैं और देखिए पटना सिटी के गंगा तट पर ये जो ईंट भट्टी है, यहीं पर पुलिस ने बीती रात राजा नाम के एक
हथियार सप्लायर को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस की जो टीम है यहाँ मौजूद है और यहीं पर बीती रात जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की गई है। और यहीं पर राजा नाम के अपराधी के छुपने की जो जानकारी थी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की। जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ पर राजा की तरफ से गोली चलाई गई, फायरिंग किया गया और उसी मुठभेड़ में पुलिस की गोलियों का शिकार राजा हुआ। और देखिए जो मार्किंग है वो पुलिस की तरफ से की गई है, ए मार्किंग, बी मार्किंग, और यहीं से जो घेराबंदी है की गई है। इस घेराबंदी में ही गोली लगने के बाद जो राजा है वो गिरा था। और देखिए सी मार्किंग यहाँ की गई है, बी मार्किंग वहाँ की गई है और ई मार्किंग, दरअसल ये मार्किंग वो है जहाँ पर गोली चलने के बाद जो छर्रे हैं वो निकलते हैं और जहाँ पर जो सस्पेक्ट है जिसकी जान जाती है, जो गोली लगने के बाद ढेर होता है वो गिरता है। तो ये मार्किंग वही है। देखिए ये एक पूरा जो ईटा भट्ठा है कई दिनों से बंद था, यहीं पर राजा के छुपने की जो जानकारी थी वो पुलिस को मिली थी। खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस अनुसंधान करने में लगी हुई है, हर तथ्यों पर जो जांच है वो कर रही है। और बीते दिन ही एक शूटर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम उमेश है, उमेश द्वारा जो जानकारी दी गई उस जानकारी के तथ्य पे ही पुलिस यहाँ पहुँची थी जहाँ राजा छिपा हुआ था। और यहाँ पर पुलिस ने जब राजा को पकड़ने की कवायद शुरू की गई तो राजा की तरफ से फायरिंग किया गया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में राजा ढेर हो गया। तो राजा ढेर हो गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उदयगिरी अपार्टमेंट से बीती रात करीब 8:30 बजे अशोक साव का नाम का आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अशोक साव पहले लोहा सरिया के कारोबार में था, हालांकि बीते कई साल से जमीन कारोबार से जुड़ गया था। बिल्डर के तौर पर अशोक साव की पहचान और अशोक साव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं उदयगिरी अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूं और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। और उनमें से एक हैं विकास उर्फ राजा, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त उदयगिरी अपार्टमेंट के बारे में जानना इसलिए अहम है क्योंकि दरअसल बीते दिन जब उमेश नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, उसके बाद मिले इनपुट के आधार पर देर रात पटना पुलिस इसी अपार्टमेंट में पहुंचती है। आप यहां पढ़ सकते हैं उदयगिरी अपार्टमेंट लिखा हुआ। उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 जो अशोक साव नाम के किसी व्यापारी का बताया जाता है। और उस फ्लैट में जब पहुंचती है शूटर उमेश से मिले इनपुट के आधार पर, तब पुलिस को वो फ्लैट बंद मिलता है, यानी लॉक मिलता है। और उसके बाद कई कोशिशों के बाद पुलिस को ताला तोड़ना पड़ता है और उसमें 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ जो है वो चल रही है इस वक्त। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये वो अपार्टमेंट है जिसको फिलहाल पुलिस ने बंद कर दिया है। एक बार नाम बताइएगा आप अपना, क्या नाम है आप? चंदन कुमार मेरा नाम। यहाँ काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है यहाँ जी। 601 अपार्टमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? 600 उस पर क्या बताया हम आपको? गए हैं कभी आप? नहीं, कभी नहीं गए। कभी नहीं? नहीं। कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं। यहाँ पे रहते थे, इतना जानते हैं। आदमी जिनको आरोप लगा वो यहाँ रहते हैं 601 नंबर फ्लैट। अशोक साव के बारे में जानते हैं? फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, यही रहते हैं? हाँ। देखिए, जो मेरे पास अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक अशोक साव को पुलिस ने हिरासत में लिया है और संभव है कि उससे पुलिस को बड़ा सुराग मिल सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस की उस पीसी का इंतजार है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाया जाएगा कि दरअसल कौन है इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड, क्यों गोपाल खेमका की हत्या की गई। लेकिन इस वक्त उदयगिरी अपार्टमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया उसकी प्लानिंग इसी उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रची गई। और जिसको पुलिस ने एसआईटी और पुलिस की टीम ने जब इनपुट जब मिला और उसके आधार पर जब उदयगिरी अपार्टमेंट रात को करीब 1-2 बजे पुलिस यहाँ जब पहुँचती है तो अपार्टमेंट बंद मिलता है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करती है। और दरअसल जो शूटर है उमेश, उसको लेकर जब पुलिस विकास उर्फ राजा के पास जाती है जिसने हथियार सप्लाई किया था, उस दौरान विकास का एनकाउंटर होता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पटना का उदयगिरी अपार्टमेंट, ये क्योंकि पॉश इलाका है, एक बार अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखाऊं तो ये पटना के छज्जू बाग का ये वो इलाका है जो बेहद इम्पॉर्टेंट और पॉश इलाकों में से एक जो है वो कहा जाता है। और ऐसे में यहाँ पर अगर पुलिस पहुँचती है, तमाम जानकारी पुलिस को मिलता है उदयगिरी अपार्टमेंट में। अशोक साव कौन है वो शख्स,
क्या हत्या का मास्टरमाइंड वही है, और तमाम जो शक है पुलिस उस आधार पर थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो गिरफ्तार कर लिया गया है अशोक साव। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और ऐसे सवाल उठाने वालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से हमला बोल दिया गया। गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं बिहार में नीतीश जी को बदनाम किया जा रहा है। नीतीश सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। एक राजनीतिक गैंग है जो नीतीश के खिलाफ काम कर रहा है और अपराध करवा रहा है नीतीश को बदनाम करने के लिए। नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आप। और हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि जिस तरह का ट्रेंड हम लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का देख रहे हैं, साजिश की बू आ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, और कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है सरकार की छवि को धूमिल करने की। तो विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और अब सत्ता पक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था कहीं जानबूझकर विपक्ष की साजिश के तहत तो नहीं खराब हो रही है। इस सवाल के साथ विपक्ष को ही कटघरे में सत्ता पक्ष खड़ा करता हुआ। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का ऐलान किया गया है। सरकारी सेवाओं में मूल निवासी जो बिहार के होंगे महिलाओं को 35% आरक्षण अब दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला, और साथ ही ये बिहार के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले अब नीतीश सरकार का एक बड़ा दांव, बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, अब सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि महिलाओं का आरक्षण वहां पहले से था, लेकिन इस फीसदी को बढ़ाया गया है। सरकारी सेवाओं में मूल निवासी यानी कि जो भी महिला बिहार निवासी होगी उस महिला को, उन महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी सेवाओं में अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में ये जो सौगात है बिहार के लोगों को, ये कितना फायदा नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को पहुंचा पाएगा। हमारे साथ इसी खबर पर हमारी संवाददाता निधि जुड़ गई है। निधि, बहुत बड़ा फैसला और ये बिहार के लिए वरदान साबित होगा। 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी सेवाओं में। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर है चुनाव से ठीक पहले, जब 43 एजेंडों पर आज मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि बिहार की महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का सीधा आरक्षण मिलेगा। और इसके लिए अनिवार्य ये है कि उस जिनकी भी नौकरी होगी उनको बिहार का मूल निवासी रहना होगा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में 33% आरक्षण महिलाओं को था, लेकिन चूंकि लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि बिहार के बाहर की महिलाओं को यहाँ पर नौकरी मिलती है और ऐसे में यहाँ की महिलाएं सरकारी नौकरी की सेवाओं से वंचित रह जाती है। और ऐसे में अब ये बड़ा निर्णय ये आया है कि बिहार में, चूंकि मैं आपको बता दूं प्रीति की बिहार में वैसे भी महिलाओं की आबादी लगभग आधी आबादी है, 49% यहाँ महिलाओं की आबादी। और ऐसे में खास तौर पर ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला, बड़ा फैसला नीतीश सरकार का कैबिनेट में आज जिस एजेंडे पर मुहर लगी है, जिन 43 एजेंडों में, उसमें ये एक सबसे बड़ा फैसला है कि 35% बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में सभी नौकरियों में ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। जी निधि, क्या ये बताया गया है कि ये जो आरक्षण है किसी कोटे को दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी में आने वाले लोगों को, या फिर बिहार में तमाम जो महिलाएं हैं वो ये जो आरक्षण है इसका फायदा ले पाएंगी? देखिए, रिजर्व कैटेगरी का जो पहले से नियम तय है वो नियम पहले से रहेगा। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आरक्षण महिलाओं को मिला है इसमें
किसी भी मतलब बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस 33% आरक्षण का फायदा उठा सकती हैं। ठीक है निधि, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। निधि, अभिषेक, ये बहुत बड़ा फैसला नीतीश सरकार की तरफ से लिया गया है। लगातार सरकार से बिहार में ये मांग किया जा रहा था। पिछले कई सालों को अगर देखें तो ये प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करके कहा जा रहा था कि वहां की जो मूल महिलाएं हैं कम से कम उन्हें आरक्षण देकर आगे कीजिए। बाहर की महिलाएं आकर वहां नौकरी करती हैं, वो महिलाएं पीछे रह जाती हैं। अभिषेक, क्या ये मील का पत्थर बिहार के इतिहास में होने वाला है? आप सब लोगों ने देखा है कि कालांतर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के माध्यम से कितने ऐतिहासिक फैसले लिए और हर एक जो फैसला है वो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ महागठबंधन के लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, जो 100% डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, छलावा उनकी तरफ से दिया जाता है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो सारे नियम कानून को समझते हैं, बिहार के युवाओं के हित में फैसले करते हैं। अभी सुबह युवा आयोग के गठन की बात उन्होंने बताई है सबको। और अब 35% जो रिजर्व सीटें मिलेंगी उससे निश्चित रूप से बिहार के लोगों को मौका मिलेगा, रोजगार के सुअवसर मिलेंगे और ये उनके पारिवारिक और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम तो तेजस्वी जी से हमेशा पूछते हैं कि आप 100% डोमिसाइल नीति की बात करते हैं तेजस्वी जी, लेकिन ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जदयू से एक और प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे। नीरज जी, ये प्रक्रिया क्या होगी आरक्षण देने की? 35% आरक्षण आप लोग दे रहे हैं, प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी, कैसे देंगे, जरा बताएं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा था कि बिहार महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल है। तो आज जो कैबिनेट ने जो तय किया कि 35% बिहारी के बेटियों को सरकारी सेवा में आरक्षण दिया जाएगा, उसमें हर जाति धर्म की बेटी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि महिलाएं जाति की नहीं है, महिलाएं एक पिछड़ा हुआ समाज का अंग है। तब दूसरा पक्ष की आप पूरे तौर पर नीतीश कुमार जी के काम को देखिए, बहुत साइलेंट समाज में परिवर्तन किया है इन्होंने। पहले उसकी माँ को घर से निकाला पंचायती राज में, फिर बेटियों को पढ़ने की सुविधा दी, साइकिल की सुविधा दी, दुनिया रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर। उसके बाद उन्होंने यह नहीं। ठीक है नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विपक्ष से कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और साथ ही ये खबर कि बिहार में अब नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण जो है वो बिहार की मूल महिलाओं को दिया है। अब कोई भी सरकारी सेवाओं में उनका जो आरक्षण है वो 35% होगा। ये क्या आने वाले चुनाव में अब आपके ऊपर ये जो फैसला लिया गया है क्या भारी पड़ने वाला है? बहुत साफ कह दूं, दीवार पर लिखी इबारत साफ साफ पढ़ी जा सकती है कि जिस सरकार में 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई, पिछले 24 घंटे में 5 जला के मार दिए गए हों, सड़कें भरी पड़ी हैं प्रदर्शनकारियों की जो नौकरी के लिए नियुक्त भी हो गए हैं परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, रोज लाठीचार्ज हो रहा है। तो जब नौकरी है नहीं तो इस आरक्षण का मतलब क्या होगा? और फिर नियत जो है जनता समझती है कि इतने दिनों से 15-20 साल से नीतीश जी हैं, तब उन्हें होश नहीं आया। ये जब 24 घंटे में 9 हत्याएं हो रही हैं तो ध्यान बांटने के लिए आपने आरक्षण किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जब ठीक है प्रमोद जी, आपका रुख करूंगी मैं। हमारे साथ आरजेडी से नेता हैं मृत्युंजय, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। साथ ही इतना बड़ा फैसला बिहार के इतिहास में लिया गया, बिहार की मूल जो महिलाएं होंगी अब उनको 35% का आरक्षण सीधे बिहार सरकार दे रही है। विधानसभा चुनाव है, कितना असर डालेगी ये? आप लोग कह रहे थे कि देखिए बिहार में बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत है और किस तरीके से सरकारी सेवाओं से उनको बाहर किया गया। अब तो दे दिया इन लोगों ने। सरकार की बात आप ही बोलिएगा तो हम क्या बोलेंगे, जरा सुन। बोलिए। हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं सर, बताइए, सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब सरकार की विदाई का समय है, ये चुनावी घोषणा है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जब अपना ब्लूप्रिंट रखा बिहार की जनता के सामने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना में 2500 रुपये देंगे, हम पेंशन को
400 से बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। तो सरकार तो पूरी तरह से विदाई का समय आ गया है, तो अब बौखलाई हुई है। अब सरकार को लग रहा है कि हार निश्चित दिख रही है, तो घोषणा कर रही है, चुनावी घोषणा है। ये सरकार न 9 मन तेल रहेगा न राधा नाचेगी। माताओं बहनों के लिए तेजस्वी जी ने जो ब्लूप्रिंट रोड मैप किया है, ये तेजस्वी जी के दबाव का असर है कि सरकार लगातार जो तेजस्वी जी कह रहे थे वो सब करते जा रही है। लेकिन ये सरकार को अब मौका मिलना है नहीं। जनता ऊब चुकी है, देख रहे हैं क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, क्राइम से बिहार कराह रहा है। 20 वर्षों से क्या किया? जब सरकार के जाने का समय आया तब ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। अब सबको पता है 1-2 महीने के अंदर तो यहाँ आचार संहिता लगना है। लेकिन मृत्युंजय जी, जो भी हो, फायदा तो बिहार की महिलाओं को मिल गया ना। 35% का फायदा तो बिहार की महिलाओं को मिल गया। हम तो कह रहे हैं 20 वर्षों से तो याद नहीं आया कि बिहार की महिलाओं को क्या फायदा देता। अब जाने का समय आया जब हर माता बहनें भयभीत हैं कि हमारे घर से जो लोग कमाने जा रहे हैं बाहर, वो शाम तक घर वापस सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं। ये दहशत में लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। बिहार में क्या हाल है? खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भाषा विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मोर्चा रोके जाने से मुख्यमंत्री फडणवीस नाराज हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। महाराष्ट्र के डीजीपी से सीएम ने नाराजगी जताई है, उनसे बातचीत में नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने नहीं दी थी मोर्चा निकालने की मंजूरी, ये कहा गया है। क्या सरकार को बदनाम करने का इरादा था, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम ने जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से लगातार बड़ी खबर आ रही है, खासकर बीएमसी में वहां चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार भाषाई विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर के एक और बड़ी खबर जो है कि मोर्चा रोके जाने से मुख्यमंत्री नाराज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के डीजीपी से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने मोर्चा निकालने की इजाजत क्यों नहीं दी जबकि मंजूरी मांगी गई थी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश ठाकुर मुंबई से जुड़ गए हैं। गणेश, क्या है पूरा मामला और साथ ही कैसे मुख्यमंत्री ने ये नाराज जाहिर की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा बताइएगा। जी देखिए, इस मुद्दे पर सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले इसी मीरा रोड परिसर में एमएनएस द्वारा एक दुकानदार को पीटे जाने के बाद में गुजराती, मारवाड़ी और उत्तर भारतीय के लोगों का एक मोर्चा निकला था जिसको बीजेपी की तरफ से ताकत मिली थी। उस मोर्चे के जवाब में अब मनसे ने मराठी का मुद्दा उठाते हुए कार्यकर्ताओं को मोर्चा निकालने के लिए अपील की और इसके लिए इजाजत भी मांगी गई थी। लेकिन मीरा रोड पुलिस ने कल देर रात अविनाश जाधव जो मनसे के वहाँ के प्रमुख हैं उनको अरेस्ट किया और उसके बाद में इस मोर्चा या आंदोलन को परमिशन नहीं दी, जिसके बाद तमाम मन सैनिक या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने यहाँ पर बड़ा हंगामा किया। पुलिस ने इन सबकी धरपकड़ करी और धरपकड़ करते समय काफी तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पर खड़ी हो गई थी। अब महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र चल रहा है जिसमें शिवसेना और तमाम दूसरे विरोधकों की तरफ से भाजपा और खुद मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है राज्य के उनको निशाना साधा गया और ये कहा गया कि मराठी मानुस के विरुद्ध बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी जो गैर मराठी लोग हैं उनको तो मोर्चा निकालने की इजाजत देती है, लेकिन मराठी व्यक्ति को जिस प्रकार आंदोलन करने की इजाजत देनी चाहिए वो नहीं दी गई और सरकार पर निशाना साधा गया। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि इजाजत मांगी गई थी, दी नहीं गई, क्योंकि जिस रूट से जाना था वो तनाव की स्थिति निर्माण कर सकता था। इस वजह से पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद राज्य के डीजीपी से बात करी है, रश्मि शुक्ला से बात करी और उनको कहा है और उनकी इस पूरे मामले की जांच हो और पुलिस की तरफ से जब परमिशन मांगी गई थी तो इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे, इसकी जांच करके एक रिपोर्ट देने के आदेश उन्होंने दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।